दोस्तों मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूं बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एंड ईएससी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। चॉइस आपका है कि मानना है या हारना है। दोस्तों इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं इंजीनियरिंग सर्विसेज। आईईएस यहां पर लिखा हुआ है। अगर मैं एग्जाम का नाम बोलूं तो एग्जाम का नाम है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। आईएएस यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं एग्जाम का नाम बोलूं तो एग्जाम का नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो मैं उसको कभी आईईएस बोल दूंगा, कभी ईएससी बोल दूंगा इस सेशन में, कभी आईएएस बोल दूंगा, कभी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोल दूंगा। लेकिन एग्जाम का नाम आईएएस नहीं है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, बहुत सारी चीजें मिल सकती है। उनमें से एक आईएएस एक टॉप मोस्ट पोस्ट है जो लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों इंद्रजीत सर भी आ चुके हैं हमारे सेशन के बीच में। बिल्कुल दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन में हालांकि मैं गेट में पढ़ा रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में पढ़ा रहा हूं, आईएएस के किसी भी स्टूडेंट को मैं इस समय नहीं पढ़ा रहा हूं। ऑल्दो मेरे कुछ स्टूडेंट इस साल भी 93 रैंक एमबीएन जोधपुर से, मेरे स्टूडेंट का एक लड़की थी जो उसको गेट की उस समय कोचिंग करती थी, इंजीनियरिंग सर्विस की मैं पढ़ाता था, उनका आया है। लेकिन डायरेक्टली भी मैं जब पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग सर्विस के पढ़ा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए जितना भी मैं इस सेशन में बोलूंगा वो सारी की सारी चीज अनबायस्ड होगी। जी हाँ, मेरे से जुड़े हुए बच्चे गेट या इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करते हैं। आईएएस के लिए मैं डायरेक्टली कोई चीज नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी जितनी भी चीज होंगी वो मैं एक अनबायस्ड व्यू में कहूंगा। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सिविल सर्विसेज ज्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर मैं पावर की बात करूं तो सिविल सर्विस ज्यादा अच्छा है। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में आईईएस हो आईएएस हो, दोनों ही क्लास 1 ऑफिसर हैं, दोनों ही गेस्टेड ऑफिसर हैं, दोनों ही पे लेवल 10 है। आज के समय में जो ग्रेड पे हुआ करता था पहले, आज लेवल स्किल हो गया, लेवल पे लेवल 10 है। दोनों ही क्लास 1 ऑफिसर हैं, दोनों ही गेस्टेड ऑफिसर हैं। लेकिन जो पर्क्स होंगी, जो पावर होगा, जो स्टेटस होगा, जो आगे जाके प्रमोशनल ग्रोथ होंगी, बिल्कुल निसंकोच कोई दोहरा ही नहीं है कि वो सिविल सर्विस वाले का ज्यादा होगा। और जहां सिविल सर्विस वाला 16 साल में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने की योग्यता रखता है और मैक्सिमम लोग बनते भी हैं, वहीं उसी लेवल तक अगर चीफ इंजीनियर या इक्विवेलेंट पोस्ट पे जाना है तो यहां पे 24 साल लग जाते हैं। तो जितनी भी चीजें होंगी वो मैं अनबायस्ड व्यू में कहूंगा। ऑफकोर्स यहाँ पे प्रोपोर्शनल ऑफर्स अच्छे हैं, 16 साल में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे बन जाओगे, यहाँ पे वही 24 साल लगेंगे। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि हर चीज में ही वो अच्छा है। दोस्तों अगर मैं ये बात करूं कि यार मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, दोस्तों अगर मैं ये बात करूं कि मेरे को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं चाहिए, मेरी जो जॉब हो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, तो फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज भी वहां पर आगे आता है। ठीक है, तो वो जो आंसर है वो कोई व्हाइट और ब्लैक नहीं है, देयर इज ऑलवेज सम ग्रे बिटवीन। वो यस और नो ही है, नो नहीं है, वो उन दोनों के ही। अगर मैं बात करूं पावर का, स्टेटस का, पर्क्स का और प्रमोशनल ग्रोथ का, तो बिल्कुल आईएएस का कोई वहां पे पैरेलल कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं जॉब प्रेशर का, वर्क एनवायरनमेंट का, वर्क लाइफ बैलेंस का और पॉलिटिकल प्रेशर का, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज बेटर है उस केस में, क्योंकि यहां पर काफी पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। दोस्तों यही सिर्फ पॉइंट नहीं है, यही सिर्फ बिंदु नहीं है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन विच वी कैन कंपेयर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज। और ये मैं आपको अश्योर दिलाता हूं कि ऑल्दो मैं डायरेक्टली यहां का टीचर हूं, लेकिन मेरा इस सेशन में सारी चीजें अनबायस्ड होंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से मेरा एक हार्दिक निवेदन है कि प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ पाएं। बिल्कुल तीशा पाटिल, योगेश, राजीव, जीएस फास्ट ट्रैक, कुणाल, सक्षम शर्मा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग हमारे पास जुड़ पाए। दोस्तों एक और स्टेटमेंट बहुत फेमस है, अगर आपको सुना होगा, कि ऊपर भगवान होता है और नीचे आईएएस होता है। और इंडिया जैसे देश में इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईएएस, ये बहुत ज्यादा स्टेटस वाली चीज, पावर वाली चीज मानी होती है, क्योंकि जो आईएएस का चार्म है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का चार्म है, पावर है, वो आपको चार्म यूरोप के किसी देश में नहीं, वहां जो भी पोस्ट होगी इक्विवेलेंट वो नहीं, वो आपको इंडिया में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटस, जो पावर उसके साथ आता है वो किसी भी अन्य जॉब के साथ नहीं आता। और मैं तो आप सब बहुत सारे लोग लगते होंगे कि यार इसमें बहुत अच्छा पे होता है, इनिशियली आपको अगर मैं बात करूं 60-70 हजार पे या ग्रॉस पे 90 हजार होता है, और आगे जाके वो 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख हो जाएगा, और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स होते हैं, तो इसलिए लोग जाते हैं। मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि यदि आज सेंट्रल गवर्नमेंट
ये डिसाइड कर लेती है कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, एनडीए, सीडीएस, जितने भी क्लास 1 ऑफिसर होते हैं उन सब का मैं सैलरी 20% कम कर रहा हूं किसी भी XYZ रीजन से। दोस्तों मैं यकीन मानिए अगर 20% सैलरी कम होती है तो मैं आपको यकीन मानिए 2% भी कंपटीशन कम नहीं होने वाला है। क्योंकि इंडिया का जो बच्चा इस एग्जाम के लिए पढ़ रहा होता है ना, या इस एग्जाम के लिए लड़ रहा होता है ना, तो टफ कंपटीशन में वो उस पे के लिए नहीं, वो उस चार्म के लिए, वो स्टेटस के लिए काम कर रहा होता है। ठीक, मेरे को वो चार्म चाहिए, मेरे को स्टेटस चाहिए। यकीन मानिए 20% कम करने दो सैलरी, मैं एक हाइपोथेटिकल चीज बता रहा हूं, 2% क्या 0.2% कंपटीशन कम नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पे जो जाता है वो चार्म, वो स्टेटस के लिए जाता है, ना कि सैलरी के लिए। दोस्तों आप सबसे फिर से एक बार बोल रहा हूं, सेशन को फटाफट से शेयर कर देना ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ पाए। बिल्कुल एमसीक्यू साहब, सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू, शुभम पवार सबके। दोस्तों अगर कोई बच्चा यहां पर पहली बार मेरे को देख रहा है, कौन है ये आदमी चश्मे वाला, छोटे बाल वाला, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अभिनव नेगी, 10+ years of teaching experience, done my MTech from IIT Delhi, got all India rank 164 in 2012। ये सब कुछ नहीं है यार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव नेगी हो या मेरा नाम टो हो, मेरा रैंक 164 हो या मेरा रैंक 1,64,000 हो, मैं IIT दिल्ली से हूं या XYZ गुप्ता इंजीनियरिंग कॉलेज से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो चीज समझ आ रही है, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल दीज थिंग्स। दोस्तों आज वापस से 10:30 बजे मैं ओपन चैनल फ्लो के साथ सेशन आने वाला हूं 10:30 PM पे, जहां पे एक ट्रिक बनाने वाला हूं फ्लो प्रोफाइल को ड्रॉ करने का। दोस्तों सेशन को शेयर नहीं किया तो अभी भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं बाद में बच्चे कहते हैं ये वाली जॉब अपडेट चलेगी, ये वाली हमारा टेक्निकल सेशन चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। 50 मार्क्स सीरीज आने वाली है कल से। कैसा होगा इसका पैटर्न, क्या इसमें कराया जाएगा हर एक ब्रांच के लिए, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कल मैं और चंदन सर आपको बता देंगे रात को 9 बजे। तो कल 9 PM पर इसका सेशन होगा 12 जून को, जिसमें इसकी पूरी डिटेल आपको बता दी जाएगी। आप टेलीग्राम पर मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल भाई अभिनव सर पर। रेडी हैं सबके सब, को फटाफट से बता दीजिए। और सबसे मेरा फिर से निवेदन है कि सेशन को शेयर कर देना। बहुत अगले 15 से 20 मिनट में जितना भी मैंने रिसर्च किया इस पे पिछले कई दिनों से, वो सारी चीज मैं वाइंड अप कर दूंगा। दोस्तों मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पिछले 10 सालों में इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर किए हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, जिसमें से मैक्सिमम बच्चे मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है, उनका डाटा, मेरे खुद के दोस्तों का डाटा, मेरे बैचमेट जो IIT में थे वो मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर कर गए थे। हमारे IIT दिल्ली में 13 बच्चे थे, जिसमें से 11 लोग IAS सेलेक्ट हो गए थे। तो उन सब के जो डाटा मेरे को मिला है, मैं उनसे कॉल किया, रिसर्च किया, तो वो एक डाटा। और मेरे पिताजी खुद सिविल सर्वेंट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज IAS, तो उस सब रिसर्च से मैंने यहाँ पे आपके लिए जो चीज लाई है वो 15 मिनट नेक्स्ट में मैं आपके साथ कंप्लीट कर दूंगा। आप सबसे बस ये आग्रह है कि सेशन को शेयर करते जाना ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट हो पाए। ओके, IAS वर्सेस IES। सर मैं सिविल इंजीनियरिंग दे रहा हूं, कैसा होगा इसका पैटर्न, क्या होगा जॉब प्रोफाइल, क्या होगा सर मेरा स्टेटस, कितना मेरे को पैकेज मिलेगा, कहां पे प्रमोशन ग्रोथ ज्यादा होंगे। सर इंजीनियरिंग सर्विसेज IAS में सर IAS बहुत अच्छा है, लेकिन क्या मेरे को IAS के लिए पढ़ना चाहिए सर, या मैं इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर करने के बाद IAS जाऊं सर, या मैं डायरेक्ट IAS जाऊं सर, या मैं IAS जाऊं ना, मैं जब वो सर दोनों ही क्लास 1 ऑफिसर हैं, सर दोनों ही गेस्ट ऑफिसर हैं और सब दोनों का ही स्टार्टिंग पैकेज सेम है, तो सर मैं क्यों जाऊं उस तरफ, मैं इंजीनियरिंग सर्विस से सेटिस्फाई हो जाऊं। इन सारी चीजों का आंसर मैं आपको इस सेशन में बिल्कुल नहीं देने वाला। IES में जाना है कि IAS में जाना है, तैयारी आपको पहले इंजीनियरिंग सर्विस की करनी है, बाद में IAS जाओगे, डायरेक्ट IAS जाओगे, या इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर करने के बाद वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पोस्ट में उसके आंसर मैं नहीं आपको देने वाला हूं। लेकिन मैं आपको सारे तथ्य, सारे फैक्ट, एग्जाम का नेचर, एग्जाम का किस तरीके का नेचर होता है, क्या कट ऑफ होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या जॉब स्टेटस होता है, क्या प्रोफाइल होता है, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। उसके बाद आप ये सब चीज खुद डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, यहां जाऊं कि यहां जाऊं, या यहां क्लियर करने के बाद यहां जाऊं, कि डायरेक्ट IAS पे जाऊं, कि यार यहां क्लियर करने के बाद वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। ये कोई आपके पास ऐसा कोई टेक्निकल क्वेश्चंस इंजीनियरिंग का नहीं है जिसका एक आंसर आ जाएगा 22.6। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे अलग अलग आंसर होंगे। उन आंसर ढूंढने के लिए जितने भी फैक्ट, जितने भी पॉइंट्स, जितने भी चीजें आपको चाहिए होंगी, वो मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। गॉट इट? सबके सब एक बार कमेंट बॉक्स में please everybody on the comment box give a heart sign so that I can begin the session. In this session I'm again telling, I'll be telling you, I will not be telling you, I'll not telling you, I'm repeating that what to choose. I'll be telling you all those points from which you can yourself decide for your circumstances, for your situation, that either you have to choose this or this, or after clearing this you have to go here, or directly you go here, or since they are both class 1 officers, both guest officer,
After clearing this, no need to go here because all these things, all these questions in your mind, I'll be telling you in next 15 minutes from the research I have done in the past. Everybody, Ravindra, Rutvik, एस्पिरेंट ओके, अंबती भाई कैसे हो, रंजन साहू, सबका स्वागत है। ओके दोस्तों, इस पूरे सेशन में ब्यूरोक्रेट वर्सेस टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट की अगर मैं बात करूं तो सिविल सर्विसेज की बात कर देता हूं, सिविल सर्विसेज की, यहां पे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की बात करता हूं। सिविल सर्विसेज से आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, आईएफएस हो सकता है, आईआरएस हो सकता है, बहुत सारी पोस्ट आती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, और जैसे मेरे पापा है आईएएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आईएएस जो लोग, एक आम आदमी बोल देता है ना कि एक यूपी का आदमी, राजस्थान का आदमी, बिहार का आदमी, मध्य प्रदेश का आदमी कि आईएएस का एग्जाम देने हैं। आईएएस को एग्जाम ही नहीं होता, एग्जाम सिविल सर्विसेज होता है। उस सिविल सर्विस के अंदर बहुत सारी पोस्ट आती हैं। ऑफ कोर्स 99.9% बच्चे आईएएस के लिए लड़ते हैं, क्योंकि जब उनकी सबसे अच्छी, जब सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो वो आईएएस लेना चाहते हैं, क्योंकि पावर वहां पे बहुत ज्यादा होगी। पुलिस की पावर, आपके आईपीएस की पावर पुलिस में होगी, रेवेन्यू की पावर इनकम टैक्स में होगी, लेकिन आईएएस का कोई ऐसा दायरा नहीं है कि उसकी पावर वही होगी, वो जहां चाहे वहां एडमिनिस्ट्रेशन अपना घुसा सकता है। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से आप जा सकते हैं सीपीडब्ल्यूडी में, आईडीएस सीपीडब्ल्यूडी में आप जा सकते हैं, आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा सकते हैं, आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जा सकते हैं, आप पावर वाले में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, टेलीकम्युनिकेशन में जा सकते हैं, बहुत सारी जगह जा सकते हैं। ठीक है, अब पैकेज क्या होता है सर, और सर आपके पास जॉब प्रोफाइल क्या होता है, पावर क्या होता है, ये बता दो। साथ साथ में थोड़ा थोड़ा एग्जाम पैटर्न भी बता देना, थोड़ा कट ऑफ भी बता देना, एग्जाम का नेचर बता देना कि सर मैं वो लड़ने तो जा रहा हूं, सर मैं क्रिकेटर तो बनना चाहता हूं, लेकिन मैं तो क्रिकेट में अच्छा ही नहीं हूं सर, मैं तो स्विमिंग में अच्छा हूं। तो बेटर है कि मैं वहां क्रिकेटर बनना चाह रहा था लेकिन क्रिकेट वाली चीजों में अच्छा नहीं हूं, तो जहां मैं अच्छा हूं वहां अपने को यूज करूं। तो वो सारी चीज मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं, बहुत ही ब्रीफ सेशन में। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं सबके सबको, कि जो गवर्नमेंट जॉब होगी, यदि आप जाना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, मोदी साहब के अंदर, भारत सरकार के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, तो आपके पास दो संस्थाएं हैं जो एग्जाम लेती हैं। एक आपके पास होती है यूपीएससी, जो सारे के सारे क्लास 1 ऑफिसर वाले एग्जाम लेगी, सारे के सारे क्लास 1 ऑफिसर एग्जाम लेगी आपके पास यूपीएससी। और एक आपके पास एसएससी होती है, जो आपके पास क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 या अन्य क्लासेस के एग्जाम लेगी। वापस से बता रहा हूं, स्टेट वाले को छोड़ दो, स्टेट वाले को छोड़ दो। यदि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है, इंडियन गवर्नमेंट में जाना है, भारत सरकार में जाना है, मोदी साहब के अंदर जाना है, तो आपके पास अगर आपको क्लास 1 पोस्ट चाहिए तो यूपीएससी होगी, और क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 चाहिए तो एसएससी होगी। अब आपके पास सारी सरकार की संस्था बता रहा हूं आपको मैं। अब आपके पास अगर आपको यूपीएससी में क्लास 1 वाली पोस्ट, जितने भी ऑफिसर वाली पोस्ट होगी ना, गेस्टेड ऑफिसर वाली क्लास 1 वाली पोस्ट, वो यूपीएससी लेगी। अब यूपीएससी ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल सर्विसेज लेती है, यूपीएससी ऐसे नहीं कि सिर्फ सिविल सर्विसेज लेती है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन लेती है। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम लेती है भाई, एनडीए लेती है, मैं भी 4-5 बार रिटर्न निकाला हूं। इंटरव्यू मेरा एक ही बार गया था, पहली बार बैंगलोर मेरा पड़ा था, एसएसबी नहीं हुआ था, पहले दिन ही बाहर हो गया था मैं। उसके बाद में देता रहा, क्योंकि उसमें 50-60 रुपए का फॉर्म आता था, लेकिन गया नहीं इंटरव्यू देने। सीडीएस होता है, एएफएमसी होता है आपके पास, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होता है, आईईएस एक्चुअली में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, हमारे वाले का नाम ईएससी है। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट वाली एग्जाम होती है। बहुत सारी जितनी भी क्लास 1 पोस्ट होगी भारत सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, उसका एग्जाम लेने वाली जो बॉडी है यूपीएससी, जो दिल्ली में शाहजहां रोड पे इंडिया गेट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में ही अगर आपको क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में जाना है, जैसे कि आपके पास सीजीएल का एक एग्जाम होता है, ये मेरी वाइफ ने सीजीएल निकाला था पहले। ठीक है, सीजीएल का एग्जाम आपके पास होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, या कोई भी दे सकता है भाई, बीए, बीटेक, बीएससी, एमएससी सब दे सकते हैं, बीकॉम सब दे सकते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम होंगे एसएससी लेगा, क्लास 2, क्लास 3, क्लास जेई वाला एग्जाम एसएससी आपके पास लेगा, और 10th लेवल, 12th लेवल, बहुत सारे और एग्जाम होते हैं, मल्टीपल एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो क्लास 1 के लिए यूपीएससी लेता है, इसके लिए एसएससी लेता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, वो सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। क्या आप बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में एक चीज बता पाओगे, मजेदार चीज, मैं अपने बहुत सारे सेशन में भी कहा हूं। भारत सरकार, अभी स्टेट गवर्नमेंट को हटा दो, भारत सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट से जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 1 चाहिए तो यूपीएससी एग्जाम करने, यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, यूपीएससी एग्जाम नहीं कि यूपीएससी लोग जनरली ना एक इंजीनियर को ना गांव में, बताओ कौन सा इंजीनियर समझते हैं, बताओगे बच्चे कमेंट बॉक्स में। साहू साहब, दुर्गा प्रसाद, कैन यू टेल मी दैट इन इंडिया इफ यू गो टू अ विलेज, सपोज माय विलेज इन उत्तराखंड, इफ यू से दैट यू आर इंजीनियर, देन व्हिच इंजीनियर डू यू थिंक दैट यू आर? सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, क्या? जैसे ही आप गांव में जाते हो, एज सून एज यू गो टू द विलेज,
Okay, my English is over. I get 2 GB I got every day ना, like in real Jio data. Okay, just kidding. तो जैसे ही आप इंजीनियरिंग में गांव में जाते हो, इंजीनियरिंग मतलब ज्यादातर समझ आता है कि वो आप पुल बनाओगे, यूल मेक अ रोड, यूल मेक अ रेल, सिविल इंजीनियर समझा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जब भी कोई आदमी बोलता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो उसको सिविल सर्विसेज समझ लिया जाता है, जबकि बेटर वर्ड सिविल सर्विस होगा, क्योंकि यूपीएससी तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं भाई। यूपीएससी की तैयारी करना, एनडी की तैयारी करना भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में आमतौर पर सिविल सर्विस को यूपीएससी बोलते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी को एग्जाम नहीं है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने की बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करती है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और लगभग नील ना के बराबर इसमें दाग लगे हैं आज तक। एसएससी की बात करूं तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वालों का बच्चा भी पैदा हो गया भाई, बच्चों का नामकरण भी हो गया, बच्चों को मुंडन भी हो गया, रिजल्ट ही नहीं आता है इनका कभी कभी। और खासकर ये जेई के साथ नहीं हुआ है, लेकिन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जिसमें बीए बीएससी सब दे सकते हैं, इनके साथ हो चुका है ऐसा, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा ट्रांसपेरेंट, जिसमें ये तो नहीं कहूंगा कि दाग नहीं लगा है आज तक, क्योंकि कुछ यूपीएससी के चेयरमैन में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, कुछ हुआ है, लेकिन मोस्टली ये ट्रांसपेरेंट है। वहां पे फिर भी बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, होपफुली आने वाले समय में वो कम होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, राकेश सर भी इसके साथ हमारे साथ आ चुके हैं। एक बार सब लोग लाल पीला काला नीला हरा गुलाबी बैंगनी दिल बना दीजिए। राकेश सर अभी कोटा में है, ओके। इसके बाद सेशन शेयर करते रहना सबके सब, ठीक है। तो भाई एसएससी ये ऐसा हो गया, एग्जाम लेता है, यूपीएससी लेता है, इंडियन गवर्नमेंट की बात होगी, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4। अब ये बीटेक का मतलब नहीं है भाई, सिविल सर्विस कोई बच्चा दे सकता है। आपको पता है सिविल सर्विस के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एनी ग्रेजुएट, बीए बीकॉम बीएससी, कोई भी बीबीए, कुछ भी, मिनिमम क्वालिफिकेशन से 33% आपका यूनिवर्सिटी मानता है पास, और 33% चाहिए। इंजीनियरिंग सर्विस भाई पीएसयू को चाहिए, आईओसीएल एनटीपीसी एचपीसीएल को 60% 65%, पावर ग्रिड को 70%। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में बताऊं क्या चाहिए? सिर्फ पास। जैसे मेरे जैसा लड़का 5 साल में बीटेक किया है, मेरे 70% नहीं है, 65 पॉइंट कुछ परसेंट है, तो मेरे जैसा लड़का एलिजिबल है यहाँ। इसी में 33% होते तब भी एलिजिबल था, 5 साल में बीटेक किया, अगर 7 साल में किया होता तब भी एलिजिबल था, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के तरीके हो गए, एक यूपीएससी एक एसएससी। अच्छा, अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट में जाना है तो जनरली जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो स्टेट पीएससी। अगर मैं बात करूं यूपी की तो यूपी पीएससी का कल एग्जाम है एक, ठीक है। अब इसका हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा पीएससी, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आरपीएससी, ठीक है। तो यहां से भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग बनते हैं, पर वो स्टेट के होंगे। उसका नाम जैसे आपने सुना होगा आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पर वो स्टेट का आदमी होगा, ठीक है, मुख्यमंत्री के अंडर आ रहा होगा वो आदमी, ठीक है। तो अब आपके पास ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया। अच्छा अब सुनो, अब जो मैं जान रहा हूं कमेंट बॉक्स में अभी तक मैक्सिमम लोग इंजीनियर होंगे, कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम लोग इंजीनियर होंगे, तो हम क्या सोचते होंगे वो कि यार मध्य प्रदेश पीएससी है या यूपी पीएससी है, तो आप लोग तो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देते हो वहां पर, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, पब्लिक डिपार्टमेंट में, या हेल्थ डिपार्टमेंट में, या किसी भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। लेकिन भाई जो पीएससी है ना, वो बहुत सारे और एग्जाम भी लेती है, मतलब वो बीए वालों के लिए भी लेती है। आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आरपीएससी से होता है, उसमें बीटेक की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस तरीके से यूपीएससी एग्जाम लेती है इंजीनियर्स के लिए, ये इंजीनियर्स के लिए हो गया, और ये जनरल हो गया, ये जनरल हो गया, कोई भी दे सकता है। इसी तरीके से स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन भी भाई इंजीनियर्स के लिए भी, जनरल भी लेगी, दोनों की पोस्ट सेम होगी, ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए मिलेगी, जनरल के लिए मिलेगी, इंजीनियरिंग के लिए मिलेगी, जनरल के लिए मिलेगी। इंजीनियरिंग के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी, इंजीनियर्स के लिए भी होगा जब उसको असिस्टेंट इंजीनियर चाहिए होगा पीडब्ल्यूडी में, या उसको असिस्टेंट इंजीनियर चाहिए होगा सिंचाई में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो वो भाई आपके पास इंजीनियर को लेगी। लेकिन जब उसको नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए चाहिए, छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो वो नॉर्मल आदमियों के लिए भी लेगी। समझ रहे हो बात की नहीं? मणिपुर पब्लिक, अरे यार एमडी मुस्तकिल, मैं कितने एग्जाम्पल लिखूंगा, समझ रहे हो सबके सब? एवरीबडी प्लीज पुट अ हार्ट साइन इफ यू आर गेटिंग मी, एवरीबडी प्लीज पुट अ हार्ट साइन इफ यू आर गेटिंग मी, एंड गाइस कम ऑन गाइस, एवरीबडी शेयर दिस सेशन टू एवरीबडी। सो मैं अभी इसमें कहीं पे भी पीएसयू की बात नहीं किया हूं, पीएसयू गेट से ले लेता है, खुद का एग्जाम ले लेता है। मैं स्टेट पीएसयू की भी बात नहीं किया हूं इसमें कहीं पे भी। भाई लोगों को सबको पता है एनटीपीसी, यूसीएल, एनएचपीसी, एचपीसीएल, ओएनजीसी, हम तो उसमें जाएंगे, हम तो उसका फॉर्म का इंतजार करेंगे। अरे भाई स्टेट पीएसयू भी होते हैं यार, टेरी टीएचडीसी उत्तराखंड मेरे गांव का, टेरी हाइडल डैम कॉर्पोरेशन पीएसयू है, आईओसीएल के बराबर पैकेज देता है, बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते। 2500 रैंक वाले का जनरल कैटेगरी में हो जाता है, क्योंकि किसी बच्चे को पता ही नहीं। किस बच्चे को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पता था, किस बच्चे को यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना पता था टीएचडीसी के बारे में? टेरी हाइडल डैम कॉर्पोरेशन पीएसयू है, 2500 रैंक वाले का हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा फॉर्म ही नहीं भर रहा है, बच्चे को पता ही नहीं है। सबको आईओसीएल एनटीपीसी क्या हुआ है, ओएनजीसी क्या हुआ है। ऐसी एसजेयू सतलुज जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड हिमाचल में, खैर उसका मैं गेट के थ्रू नहीं बोल रहा हूँ, उसका खुद का अपना एग्जाम होता है, ठीक है। तो सर बहुत सारे स्टेट पीएसयूज भी हैं। मैं भी पीएसयू, स्टेट पीएसयू, बैंक वैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्योर गवर्नमेंट की बॉडी की बात कर रहा था। तो ये तो आपके पास हो गया, समझ गए कि भाई यूपीएससी मतलब सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं है, यूपीएससी मतलब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, भारत सरकार में
इंडियन गवर्नमेंट में क्लास 1 पोस्ट। ओके, समझ गए बच्चे। अब मैं आगे चलता हूं, तो आपको अब मैं आगे आ रहा हूं, बताऊं किस चीज पे। अब मैं आगे आ रहा हूं कि आपको इंजीनियरिंग सर्विस चुनना चाहिए या आपको सिविल सर्विस चुनना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट किए हुए सिर्फ 1-2 महीने हो चुके हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको स्टार्ट किए हुए 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने हो चुके हैं, ये जो ड्रॉपर हैं, उन बच्चों के मन में ये आता होगा कि यार मैं अभी इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी तो कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद सिविल सर्विस का अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना। तो आगे की जितने भी मैं 5-10 मिनट तक बात करूंगा वो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जो बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज और सिविल सर्विस में एक को चुनना चाहते हैं, अभी अपनी प्रारंभिक, अभी अपनी इनिशियल स्टेजेस पे हैं, हाउ टू आइदर टू चूज ईएससी और एएस सिविल सर्विसेज, और दोज हु आर कंप्लीटेड 5 to 6 months, they want to know that if I am clear, if I am attending for engineering service examination, that if I clear it, then after that should I go to civil service examination or should I not? That I am telling you. I will not be telling you the answer, guys. I'll not be telling you the answer. Because answer for what is the name? Subhajit may be different. Answer for relax may be different. Answer for Aman may be different. Answer for Saurabh Sharma may be different. So I'm telling you the facts. I'm telling you the points. I'm telling you the conclusions. I'm telling you the status. I'm telling you the package. I'm telling you the job profile. I'm telling you the examination nature. Is it suitable to you or not? You can decide yourself. English over now. 2 GB over. Okay. Now just kidding. अगर मैं बात करूं ESC और AS की, एग्जाम नेचर की, एग्जाम किस तरीके का होता है और एग्जाम की रिक्वायरमेंट की, ठीक है। अभी इधर मत देखो यार, तो लड़के जो टीचर बता रहा है वो नहीं देखेंगे, टीचर का थोपड़ा नहीं देखेंगे, या जो पढ़ा हुआ है वो देखते रहेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। सुनना बिल्कुल, युवराज एक बार सेशन को शेयर कर देना यार। अब ESC की बात करूं तो देखना, ESC में जो एग्जाम नेचर होता है, रिक्वायरमेंट होता है, आपको टेक्निकल नॉलेज से लड़ना है। 1300 मार्क्स का इंजीनियरिंग एग्जाम होता है, जिसमें से आपके पास 1100 मार्क्स, अगर मैं इंटरव्यू को गिनूं तो टेक्निकल होगा, सिर्फ प्रीलिम्स वाला 200 मार्क्स नॉन टेक्निकल होगा। उस 200 मार्क्स नॉन टेक्निकल में भी यार 10-15 मार्क्स का मैथ आना है, 10-15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आना है। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 90% इसमें टेक्निकल है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन आंसर इंपॉर्टेंट है भाई। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है और गेट का आंसर कितना आ रहा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, ठीक है। SFD में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, शेयर फॉर 0 किस जगह पे हो रहा है, सिविल मैकेनिकल के लिए। तो आपके आंसर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट होगा, आंसर के अलावा भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ और होगा सिविल सर्विस में, बताऊंगा। अब ना ये वाला पॉइंट समझ रहे हो, इस वाले पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझाता हूं भाई। अगर तुम मेरे सेशन देखोगे ना, चाहे वो टेक्निकल हो या वो टेक्निकल नहीं भी हो, तो मैं कोई पॉइंट आपको बताऊंगा तो लॉजिकल आंसर से बताऊंगा। सुनना, इंटरव्यू डोंट क्रिएट मच डिफरेंस। सर ये क्या बोल दिया हमने, ये तो हमने यूट्यूब में कहीं सुना ही नहीं सर, ये तो हमारे टीचर ने बोला ही नहीं। अब सुनो, प्रूफ दे रहा हूं भाई। पहला स्टेज आपके पास होता है 500 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, जो यहां क्लियर करता है। कट ऑफ भी बताऊंगा अभी, पिछले इस साल की कट ऑफ किसी को नहीं पता होगी, अभी कट ऑफ भी बताऊंगा। दूसरे में वो देता है 600 मार्क्स का सब्जेक्टिव, और तीसरे स्टेज अगर यहां तक पहुंच जाता है, तीसरे स्टेज तक, तो दिल्ली शाहजहां रोड पे पहुंचता है, जहां पे 200 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू देता है। पर्सनल तुम्हारे अंदर झांक के देखेगा वो आदमी सही हो कि नहीं तुम। इंटरव्यू। अब दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं ना, तो देखो सिलेक्शन सबसे होता है, रैंक सबसे होता है, लेकिन जो बच्चे, ध्यान सुनना, जो बच्चे वास्तव में तैयारी करते हैं उन बच्चों का यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब समझते हो कि मार्क्स कितने दूर 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 फैले हुए हैं। यहां पे जो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो 0 ला रहे हैं, जो पढ़ ही नहीं रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो पढ़ते हैं, सीरियस अटेम्प्ट देते हैं, तो उनका स्टैंड बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। एक बच्चे के 250 मिल जाएंगे, एक बच्चे के 270 मिल जाएंगे, एक बच्चे के 260 मिल जाएंगे, एक बच्चे के 235 मिल जाएंगे। 280 290 से ऊपर गिनती के 15-20 बच्चे होते हैं, 200 से नीचे हजारों बच्चे होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, सीरियस वाले बंदों की बात कर रहा हूं। तो मैक्सिमम बच्चे जो सीरियस अटेम्प्ट देते हैं 230 से 270 के बीच में, 260 के बीच में अटकते हैं। 230 से 260 के बीच में, उसमें से 240 245 कट ऑफ चल जाती है। कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं हो पाते मेंस के लिए। इंटरव्यू में आपके पास इतिहास है कि 62 मार्क्स से कम नहीं आए, हाईएस्ट 170 172 पहुंच चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम लोगों का जो इंटरव्यू में 110 से 140 के बीच में आता है। मतलब आप किसी से 15-20 मार्क्स ऊपर हो जाओगे, किसी से 15-20 मार्क्स नीचे हो जाओगे। यहां पे भी बहुत फर्क नहीं पड़ना। ऐसा नहीं होता किसी को 192 मिल गए, किसी को 33 मिल गए। मेरे ख्याल से सिर्फ अटेंड होने का ही कुछ मार्क्स है, शायद 60 56 55 मार्क्स अटेंड होने का। ये तो मुंह नहीं भी खोलोगे तब भी मार्क्स मिलेगा उतना।
ठीक है, तो आपका इंटरव्यू में कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा। लिस्ट आती है, यूपीएससी देता है upsc.gov.in में, इंटरव्यू में देखोगे एक बच्चे के 15 मार्क्स ज्यादा, एक बच्चे के 15 मार्क्स कम। कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से, एक रैंक वाले ने दूसरे रैंक वाले से 80 मार्क्स का लीड ले लिया इंटरव्यू में, यहां नहीं देखोगे, यहां सिविल सर्विस में भी आएगा। लेकिन जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, यहां पे एक बच्चा दूसरे से 150 मार्क्स या 100 मार्क्स ऊपर या नीचे ले लेता है। सब्जेक्टिव एग्जाम खेल लेता है यहां पर, ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम यहां पे खेल देता है। यहां पे आप ऑब्जेक्टिव में बहुत डिफरेंस नहीं पाओगे बच्चों में, पर्सनल इंटरव्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं पाओगे, सब्जेक्टिव यहां पे खेल लेता है। ठीक है, तो इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है यार। जो बच्चा सिर्फ 5 मार्क्स से रह जाता है, इंटरव्यू में 5 मार्क्स ज्यादा आ जाते तो क्लियर हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटरव्यू इंपॉर्टेंट नहीं है यार, समझो बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप एक दूसरे बच्चे से लीड लेता है बच्चा, जो बच्चे क्लियर करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो हमेशा सब्जेक्टिव में लीड लेते हैं, देखिए, दूसरे बच्चों से। अच्छा, व्हाट टू चूज बताऊंगा अभी, ईएससी में और एएस में क्या चूज करना है ये बताऊंगा। अब चलते हैं आईएएस की तरफ, सिविल सर्विसेज की तरफ। दोस्तों यहां पर सिर्फ आपको टेक्निकल चाहिए, 1300 में से 1100 का तो टेक्निकल ही आने वाला है, लेकिन यहां पे आपको वास्ट नॉलेज चाहिए। यहां पे आपको ना कि सिर्फ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल आपकी मर्जी, आप मैथ्स रखो, फिजिक्स रखो, आप ऑप्शनल आपकी मर्जी, आप हिस्ट्री रखो, ऑप्शनल आपकी मर्जी है कि ज्योग्राफी रखो, पब बैड रखो, कुछ भी रखो, लेकिन यहां पे आपको हर एक फील्ड की वास्ट नॉलेज चाहिए होगी। अगर वहां पे करंट इश्यू, करंट कोविड चल रहा है या अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो उसकी भी नॉलेज आपको चाहिए होगी यहां पे आईएएस में। ठीक है, यहां पे सिर्फ टेक्निकल नॉलेज, यहां पे हर चीज की नॉलेज चाहिए भाई, हर चीज, मतलब हर चीज। मतलब वो एग्जाम में अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी है ना, तब भी जरूरी है। सर तुम पागल हो गए क्या, रात को 8 बजे क्या क्या करके आए हो भाई, तुम ऐसे पागल वाली बात कर रहे हो सर। तुम कह रहे हो, सर आप कह रहे हो कि जहां पे जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी भी जरूरत चाहिए। क्यों, बताता हूं। क्योंकि यहां पर आंसर इंपॉर्टेंट है, बताया था ना, यहां पर आंसर राइटिंग स्किल भी इंपॉर्टेंट है, और वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आंसर है। मतलब एक क्वेश्चन था, उसका कुछ आंसर था कि पानीपत का युद्ध क्यों हुआ, उसका आंसर 2 बच्चों को पता था। एक आपके पास उसका आंसर आलिया भट्ट को भी पता था, उसका आंसर आपके पास दीपिका पादुकोण को भी पता था। दोनों को पता था कि पानीपत में ही क्यों हुआ। लेकिन हो सकता है कि आलिया भट्ट ने बहुत अच्छी तरीके से आंसर लिख दिया और इसने उतनी अच्छी तरीके से आंसर नहीं लिखा, आंसर दोनों ने सेम लिखा। और लेकिन आलिया भट्ट ने हो सकता है कि आंसर देते हुए कुछ फैक्ट्स, कुछ चीजें यूज कर ली जो हो सकता था यूपीएससी का सिलेबस नहीं था। एवरी फील्ड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका हो सकता है कुछ सिलेबस में नहीं हो सिविल सर्विसेज में, लेकिन जो सिलेबस में है उन चीजों के आंसर लिखने में आपको वो विदाउट सिलेबस वाली चीजें हेल्प कर रही है। समझिए क्यों बोल रहा था मैं, क्यों बोल रहा था। यहां पे हर चीज पता होनी चाहिए, जो सिलेबस में नहीं है वो भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस में है उससे जो क्वेश्चन आएगा उसका जो तुम आंसर लिखोगे, उस आंसर में अगर तुम कुछ बाहर की नॉलेज जो विदाउट सिलेबस भी था वो भी ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पे आंसर इंपॉर्टेंट है, यहां पे आंसर राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है। भाई तुम यहां पे बीम डिजाइन करने का जो स्टेप्स है वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर आपके राइटिंग स्किल्स और आंसर दोनों ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए। इंटरव्यू यहां पे सिग्निफिकेंट क्रिएट डिफरेंस करता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, लेकिन एक बच्चा दूसरे बच्चे से 50-60 मार्क्स का लीड लेता है, यहां पे नहीं लेता है उतना। व्हाट टू चूज करना है, अभी वो आपको मैं व्हाट टू चूज में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी उनके हिसाब से बताता हूं। अभी एग्जाम नेचर बताया, तो क्या पता चला एग्जाम नेचर में कि आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज में टेक्निकल पेपर आएगा, यहां पे सब कुछ आएगा, यहां पे आंसर इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपके पास आंसर राइटिंग स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना सिलेबस है उतना पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, यहाँ पे सिलेबस के अलावा भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस का जो क्वेश्चन आएगा उसका जो तुम आंसर लिखोगे उसमें अगर तुम्हारे पास कुछ बाहर की नॉलेजेस भी हैं या तथ्य हैं या फैक्ट हैं वो भी इंसर्ट करोगे तो आंसर और अलंकारित हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चूज क्या करना है बताऊंगा। अच्छा, अब जॉब प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। अभी तो फिर एक तो तुम इसको खोल दूंगा ना, तुम उसको देखने लग जाते हो। ध्यान देना सबके सब दोस्तों, एक बार सेशन को शेयर करते चलना, सबके सब सेशन को लाइक और शेयर करते चलना सबके सब। अच्छा, अब आगे आते हैं। जॉब प्रोफाइल इंजीनियरिंग सर्विसेज में टेक्निकल रहेगी, आपका जो काम रहेगा या तो टेक्निकल रहेगा या तो टेक्निकल को एग्जीक्यूट करने वाले का रहेगा। मेरे को सपोज मैं सिविल इंजीनियर हूं, मेरा आईएएस में सिलेक्ट हो गया, तो अब मेरा ये काम नहीं रहेगा कि मैं यार वो कॉलम बनाऊंगा या रीइंफोर्समेंट करूंगा ना, मेरा ये काम रहेगा, हो सकता है कि मैं डिजाइन भी करूं, हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम मेरा काम ये रहे कि टेक्निकल टाइम को मैं सुपरवाइज कर रहा हूं। वो तो आउटसोर्सिंग पे काम दे दिया, ठीक है, सीपीडब्ल्यू ने किसी को काम दे दिया, रेलवे ने किसी को काम दे दिया, वो आदमी काम कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं वो डिजाइन नहीं कर रहा हूंगा, ये डिजाइन को चेक भी कभी कभी कर रहा हूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूंगा कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास इंजीनियरिंग सर्विस का जो प्लस पॉइंट है, हालांकि ज्यादा प्लस पॉइंट सिविल सर्विस के साथ एग्री कर रहा हूं, तभी तो इंडिया में स्टेटमेंट है कि ऊपर भगवान होता है और नीचे आईएएस होता है।
ठीक है। तो आपके पास लेकिन यहाँ का एक प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। और जो सिविल सर्विसेज वाली भी चीज है ना, उसमें आईएएस में पॉलिटिकल प्रेशर है हद से ज्यादा, आईपीएस में पॉलिटिकल प्रेशर है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में पॉलिटिकल प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आपके पास पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। पे लेवल 10 है। देखो पहले ना ग्रेड पे हुआ करता था, 4700, 5300, 6300। क्लास 1 वाले का मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद 6300 ऐसा कुछ हुआ करता था। अभी वो हटा दिया, अभी लेवल पे लेवल 10 कर दिया गया है। ठीक है, इसको पॉलिसी एग्जीक्यूट करनी, इसको बता दिया जाएगा कि भाई मेट्रो बनाएंगे हम दिल्ली से, या दिल्ली में इस एरिया से इस एरिया तक मेट्रो बनाएंगे, या बेंगलोर मेट्रो बनाएंगे, या लखनऊ मेट्रो बनाएंगे। इसको बता दिया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करना है। बताएगा कौन? ये भाई साहब। तभी तो कह रहा हूं ज्यादा पावर इनकी है। हालांकि मैं इसको पढ़ाता हूं, मैंने पहले कहा था ना अनबायस्ड व्यू दूंगा, अनबायस्ड व्यू दूंगा। तो ज्यादा पावर इनकी है। ये आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा, ये टेक्निकल काम होगा, इसका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा। अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में आदमी कभी कभी रात को टेंशन में रहता है कि मिस्टर साहब डांटेंगे, ये होगा, लेकिन उसके बेनिफिट्स भी होते हैं। बेनिफिट्स कैसे होते हैं सर? बताना सर, कुछ गलत बात तो नहीं कर रहे? नहीं भाई, गलत बात नहीं कर रहा हूं। देखो डीएम आपने सुना होगा, किस किसने सुना है कमेंट बॉक्स में बताना यार। डीएम आपने सुना होगा, किस किसने सुना है कमेंट बॉक्स में बताना। डीएम आपने सुना होगा, किस किसने सुना है कमेंट बॉक्स में बताना एक बार। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, आईएएस, है ना। अब आपको लगता है डीएम तो बहुत बड़ा होता है ना। अद्विका, नीलेश, सैनबुक, तेजस, आपको लगेगा कि डीएम तो बहुत बड़ा होता है। अरे डीएम तो आईएएस, जो 21 साल का लड़का, 22 साल का लड़का जब आईएएस सिलेक्ट होता है, मसूरी में 8 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग करता है, उसके बाद डीएम उसे बना दिया जाता है यार। 22 साल के लड़के, 24 साल के लड़के को, जो भी सिलेक्ट होता है, 22 साल में सिलेक्ट हो रहा है, 24 में हो रहा है, 26 में हो रहा है, 28 में हो रहा है, डीएम तो मतलब दे दिया, लो खेल लो यार, खेल लो। वहां पे कुछ लोग होंगे 22,000 24,000 लोग, खेल लो उनके साथ। ठीक है, डीएम तो मतलब यार आप डीएम बहुत बड़ी, मतलब डीएम बड़ी पोस्ट है, लेकिन सिविल सर्वेंट के लिए बड़ी पोस्ट नहीं है, क्योंकि वो तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ले लेता है, उसकी पहली पोस्ट हो गई यार डीएम तो ऐसे हो गया, लो खेल लो, जिला जिला खेल लो 22,000 लोगों के साथ। ठीक है, आदमी जब एक सिविल सर्विस ऑफिसर रिटायरमेंट के समय पे होता है, जैसे कि मेरे पिताजी हैं अभी, उस समय एक सिविल सर्वेंट पहुंचता है सेक्रेटरी लेवल पर। मैं मिनिस्टर का सेक्रेटरी नहीं बोल रहा हूं, मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बोल रहा हूं। मैं डिफेंस मिनिस्टर का सेक्रेटरी नहीं बोल रहा हूं, डिफेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बोल रहा हूं। चाहे वो सेक्रेटरी है, वो चाहे जनरल सेक्रेटरी है, चाहे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, कुछ डिप्टी सेक्रेटरी है, कुछ भी है। वो आदमी जब 50 साल 55 साल के होते हैं ना, उस समय वहां पहुंचता है। और वो सेक्रेटरी की जो पावर होगी वो 50 डीएम के बराबर होगी, या ज्यादा ही होगी, 50 डीएम से भी, है ना। तो एक समय के बाद आपके पास नॉमिनेशन होने लग जाते हैं कि आई डीएम बना, फिर एक और पोस्ट बना, फिर एक और बना, एक और बना। आफ्टर सम टाइम वो नॉमिनेशन होने लग जाता है। और नॉमिनेशन में संविधान के अनुसार आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, जो भी सिविल सर्विस से क्लियर किया है, वो सारे के सारे एलिजिबल है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस सब एलिजिबल है। लेकिन सेक्रेटरी बनता कौन है आज की डेट में यार? आज की डेट में तुम गवर्नमेंट का डाटा उठा लो, और डिफेंस मिनिस्ट्री है आपके पास, होम मिनिस्ट्री है, या फाइनेंस, जो भी मिनिस्ट्री है आपके पास, उन सबका सेक्रेटरी देख लो, जॉइंट सेक्रेटरी देख लो, आपको 98% लोग आईएएस मिलेंगे, 98% आईएएस मिलेंगे, जबकि एलिजिबल आपके पास बाकी सिविल सर्वेंट भी थे। आप इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन ढूंढ लो, आपको आईएएस मिलेगा, जबकि आईपीएस भी बना सकते थे, वो आईएफएस भी बना सकते थे। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से रात की नींदें तो गायब होती हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आपका पॉलिटिकल लिंक्स बनते हैं और आपका जब नॉमिनेशन वाली बात हो जाती है, तो आईएएस को ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम नॉमिनेट करते हैं, जबकि औरों को भी कर सकते थे। आपको एक बताता हूं, सबसे फेमस आईएएस ऑफिसर कोई बताओगे आज तक के भारत के इतिहास का? सबसे फेमस आईएएस ऑफिसर कौन है? सबसे फेमस आईएएस ऑफिसर कौन है आज तक के भारत के इतिहास का? कोई बताएगा जल्दी से, जल्दी से। सबसे फेमस आईएएस ऑफिसर कौन है? सबसे डाबी मैम। अरे यार, फिर एक तो आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि जो आपको जो भी आईएएस ऑफिसर, मैं अभी 4-5 के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि तुम्हें वो यूट्यूब में दिखते हैं, लेकिन चंद्रमौली एक बार व्हाट्सएप देखना, क्योंकि तुम्हें वो यूट्यूब में दिखते हैं, क्योंकि वो तुम्हें वो यूट्यूब में दिखते हैं, क्योंकि तुम्हें वो सोशल मीडिया में दिखते हैं, तो तुमको लगता है बस वही काम कर रहे हैं। जबकि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर ऐसे भी हैं जो गुमनाम हैं, जो सोशली इतने कनेक्ट नहीं है, जो अपनी यूट्यूब की वीडियो नहीं बनाते कोई अच्छा काम करते हुए, वो भी बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, या जो अपनी वीडियो बनाते हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं गुमनाम जो अपने काम कर रहे हैं।
और वो इतना ज़्यादा उस पर नहीं है। ठीक है, सुनो अब दोस्तों, साथियों, कमांडोज, चैंपियन, सबके सब सुनना। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, जैसे बच्चे कुछ कुछ नाम लिख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं यहां पर। ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूं, सबकी अपनी, किसी को विराट कोहली अच्छा लग सकता है, किसी को रोहित शर्मा अच्छा लग सकता है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर आज से बहुत साल पहले, आज से लगभग 30-35 साल पहले की बात है, केरला के थे, जिनका नाम था टीएन सेन। हो सकता है मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, टीएन सेन होगा या टीएन सेशन होगा, अब सही से प्रोनाउंस करने भावना समझो। और मैं आज, वो रिटायर होके भी इतने साल हो चुके होंगे, आज भी बता रहा हूं कि वन ऑफ द फेमस आईएएस ऑफिसर हैं वो। रैंक 1 रैंक 2 ऐसी कोई इनकी रैंकिंग तो नहीं निकाली जाती है किसी कंपनी के द्वारा, फिर भी बता रहा हूं कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस आईएएस ऑफिसर हैं। और इलेक्शन कमीशन होने थे और उनको इलेक्शन कराने थे, उन्होंने कोई डेट बता दी थी कि भाई इस डेट पे इलेक्शन करा दो, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज या मोस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज उसके विरुद्ध थी कि यार उस डेट पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। कोई चीज पास होने वाली थी संसद में, उस पास होने के बाद अगर हो, वो चीज पास होने के बाद अगर सेशन हो, तो हमारे को वोट कम से कम 30% बढ़ेंगे। और हारने और जीतने वाली पार्टी में मैक्सिमम समय सीट्स में चाहे वो सफाया हो जाता है, इसकी 70 की 70 सीट इसने ले ली, इधर 0 ले ली, या यूपी में 80% सीट एक पार्टी ने ले ली, दूसरे ने 20 ले ली, लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज में देखोगे तो आपको वोट परसेंट में 5 या 6% ज्यादा डिफरेंस नहीं देखेगा। हाँ, सीटों में हो सकता है कि 80% सीट इसने ले ली, 20%, लेकिन वोट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन में देखोगे तो 5%, एक को पार्टी को 35% वोट मिले होंगे, एक को 30% वोट मिले होंगे। आप समझना दोस्तों इस बात को, सभी के सभी। आपके कुछ और हो सकते हैं, नाम भी बच्चे लिख रहे हैं, मैं लेना नहीं चाह रहा हूं अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में नाम, लेकिन टीएन सेन एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि इस डेट पे होगा। उस समय जो रूलिंग पार्टी थी उसके सपोर्टर थे, मैं अभी पार्टीज का नाम भी नहीं लेना चाहता, उसने कहा कि नहीं, उस पे नहीं होगा, उस डेट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो बिल उस समय पास होने वाला है, उस बिल के पास होने के बाद तुम करोगे तो हमारे वोट में बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली। इस पे नहीं, उस पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बना दिया, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर कि नहीं बना। और वो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस डेट पे होना चाहिए, जो मेरे को जितनी भी समय आ रहा है, अगर तुम किसी और डेट पे करोगे तो खर्चा बहुत ज्यादा होगा, वो टैक्स वैक्स तुम वसूलोगे, वो सही नहीं है। बहुत पॉलिटिकल प्रेशर बनाया कि तेरे को चेयरमैन से हटा देंगे, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है तो तेरे को हटा देंगे। उसके बाद वो जब फ्रस्ट्रेट हो गया, वो बाहर पब्लिक पे आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया उसने, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कहा कि आई एम चाइल्डलेस आईएएस ऑफिसर, जो करना है कर लो, मैं इसी डेट में इलेक्शन कराऊंगा। और दोस्तों उसी डेट में इलेक्शन हुआ। ये एक पावर होती है आईएएस ऑफिसर की। उसने बाहर आके कह दिया था पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आई एम चाइल्डलेस आईएएस ऑफिसर। समझ रहे हो उस बात का मतलब? मेरा कोई बच्चा नहीं है जिसको किडनैप करके तुमको धमका दोगे, मेरे को कोई प्रेशर में काम करा दोगे। आई एम चाइल्डलेस आईएएस ऑफिसर, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। उस समय मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे कि चाइल्डलेस आईएएस ऑफिसर हूं। ठीक है, तो ये एक पावर होती है आपके पास। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, मैंने पहले कहा था मैं बायस व्यू दूंगा कि क्लास 1 ऑफिसर होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी, सिविल सर्विसेज भी, दोनों का पे लेवल 10 होता है, सब कुछ सही है। ईएस ऑफिसर है, पे लेवल 10 है, लेकिन जो मैं रिसर्च किया है, अपने पिताजी से भी पूछा हूं, ये वाला पे लेवल आफ्टर मैक्सिमम टाइम 13 पे लेवल 11 12 13 14 तक पहुंच पाएगा। रेयरेस्ट केस में 15 16 तक पहुंचेगा। लेकिन जो सिविल सर्विस वाला होता है ना, ऑल्दो शुरुआत में दोनों क्लास 1 ऑफिसर हैं, ऑल्दो शुरुआत में दोनों की पे सेम है, ऑल्दो शुरुआत में दोनों पे लेवल 10 पे आते हैं, लेकिन ये वाला विदिन अगले कुछ 20-25 सालों में आपके पास पे लेवल 15 या पे लेवल 16 तक भी जाएगा। पे लेवल 15 और पे लेवल 16 तक भी जाएगा। मैंने अपने पिताजी से नाम भी पूछा था, क्या बोलते हैं उसको, मैं एक बार आपको नाम बता देता हूं उसका। आपके पास कहाँ गया 2 मिनट दो यार, पापा ने मेरे को नाम बताया था। रेयरली वो उस पर कहाँ गया फैमिली ग्रुप, वो आपको, हाँ, HAG, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक जाता है। HAG तक ये जाएगा। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड मतलब अलग अलग ग्रेड बन रखे हैं क्लास 1 ऑफिसर के भी, तो सबसे ऊपर वाला ग्रेड है HAG, जो सेक्रेटरी लेवल तक होगा। तो ये वाला रेयरेस्ट केस में वहां पे जा पाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस का एक फायदा है, अभी जो रेलवे ने मर्ज किया है ना, देखो रेलवे का सबसे ऊपर वाला पोस्ट कौन है? चेयरमैन। देखो बहुत सारे लोग आईआरएमएस से भी चिढ़ रहे होंगे, आईआरएमएस से बहुत सारे लोग चिढ़ रहे होंगे, पोस्ट नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं। एग्री मैं आप सबके साथ हूं उसमें। लेकिन एक चीज आपको बताता हूं, देखो चेयरमैन कौन बनेगा? अब जो शुरुआत में जेई लेवल पर रिक्रूट होगा वो तो चेयरमैन नहीं बनेगा। वो कितनी भी फास्ट प्रमोशन ले ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, कितनी भी कम एज में आया हो, वो तो चेयरमैन नहीं बनेगा। चेयरमैन कौन बनेगा? जो फर्स्ट समय पे क्लास 1 ऑफिसर पे आया है। जेई वाला कितना भी अच्छा काम कर ले, कितनी भी जल्दी प्रमोशन ले ले, कितने भी एग्जाम पास कर ले, कितनी भी कम एज में आया हो, चेयरमैन नहीं बन सकता कभी भी।
जनरल कौन बनेगा भाई? जनरल कौन बनेगा आर्मी का? जो लेफ्टिनेंट पे जब 16 साल की उम्र में जो लेफ्टिनेंट बन गया है या 18 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट बन गया है। एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल कौन बनेगा? जो शुरुआत में कमीशन लेके फ्लाइंग ऑफिसर या फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बन गया है। ऐसे एडमिरल कौन बनेगा नेवी का? जो सेलर बन गया है। उस तरीके से रेलवे का चेयरमैन कौन बनेगा? जो शुरुआत में क्लास 1 पोस्ट में आया, वो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल से आया हो, पहले की बात कर रहा हूं, इंजीनियरिंग सर्विस मैकेनिकल से आया हो, इंजीनियरिंग सर्विस इलेक्ट्रिकल से आया हो, इंजीनियरिंग सर्विस इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हो, वो चाहे एक और एग्जाम होता था इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, सिविल सर्विस के थ्रू होता है, जिसमें सिविल सर्विस का 100 रैंक आ गया, 50 रैंक आ वो तो आईएएस ले लेगा, 120 रैंक आ गया आईपीएस ले लेगा, जिसका 600 रैंक आया वो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस लेता था। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे वो स्टोर हो, चाहे वो आपके पास फील्ड हो, या एक इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज होता है सिविल सर्विसेज से। एक पहले एससीआरए एग्जाम होता था आज से बहुत साल पहले, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, उसमें 12th के बाद वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराते थे, 30 सीट रहती थी कपूरथला में, और वो फिर क्लास 1 ऑफिसर बना देते थे। तो इन सब चीजों से क्लास 1 ऑफिसर जा सकते हैं रेलवे में। लेकिन अब क्या हुआ है कि सारी की सारी चीजों को, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से क्लास 1 ऑफिसर बन रहा था, चाहे वो एससीआरए से बन रहा था, चाहे वो सिविल सर्विस के इंडियन रेलवे ट्रैफिक से बन रहा था, सबको मर्ज कर दिया गया है। तो जहां पर वो हम चेयरमैन वाली पोस्ट लेने के लिए या हम हायर पोस्ट लेने के लिए ये वाले आगे निकल जाते थे और ये 15-16 वाला पे लेवल ले लेते थे, एचएजी ले लेते थे, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, ये वाले नहीं ले पाते थे। लेकिन रेलवे में अब सब इक्वल हो गया है, इंडियन रेलवे आईआरएमएस के बाद सब इक्वल हो गया है। तो अब टेक्निकल वाले को भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जितनी सिविल सर्विस वाले को मिलती है। तो रेलवे में मैं कह सकता हूं कि फायदा हो गया है। दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर करते रहना सबके सब। अच्छा, अब मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो जॉब प्रोफाइल में अभी ये सब तो चल ही रहा था, ये टेक्निकल काम करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा, इसका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, इसका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा, प्रेशर रहेगा, लेकिन उसका फायदा भी होता है। फिर आगे जाके रिकमेंडेशन होती है, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाना है, राज्यसभा का मेंबर बनाना है, तो वहां पे फायदा भी होता है। ठीक है, ये पे लेवल 10 पे ज्वाइन करेगा, ये भी पे लेवल 10 पे ज्वाइन करेगा, दोनों ही क्लास 1 ऑफिसर होंगे, दोनों ही गेस्ट ऑफिसर होंगे। लेकिन ये 12, 13, 14 तक जाएगा, ये 15, 16 तक बहुत आसानी से पहुंचता है, एचएजी लेवल पे पहुंचेगा, रेयरली एचएजी लेवल पे पहुंचेगा। ठीक है, पॉलिसी मेकर होगा। इसके बाद अगर मैं आईएएस की बात करूं तो इसको 24 साल लग जाएंगे। चीफ इंजीनियर की बात करूं या एचएजी वाली पोस्ट की बात करूं, लेकिन ये वाला आदमी 16 साल में ही बन जाता है भाई, धूम मचा। 16, 10 नहीं है, 16 है, 16 साल में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच जाता है। अरे पहले साल तो डीएम बन गया, डीएम तो वो जिला जिला खेल लो 25-30 साल लोगों के साथ। ठीक है, इसके बाद ये आपके रेयरली लीजिए एचएजी स्किल है, पहले मैंने आपको बता दिया, वो एचएजी स्किल पे आसानी से पहुंच जाता है कुछ सालों बाद ही। अगर मैं बात करूं अब कि या आप ईएससी की तैयारी करते हो तो किस किस एग्जाम को आपको फायदा होगा, सिलेबस किस किस से मैच करता है? गेट से, पीएसयू जो अपना खुद का एग्जाम लेती है उनसे, स्टेट सर्विस से, स्टेट पीएसयू से, बार से, बीआईएस से, एसएससी जेई से। ठीक है, ये स्टेट आपके पास सर्विसेज हैं। अगर आप ईएससी की तैयारी करते हो या गेट की तैयारी करते हो तो इन सब की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है। वो वही वाली बात होगी जब मैं 11वीं 12वीं में आईटी जेई की तैयारी करते थे तो बिट्स प्लानिंग की या स्टेट सर्विस कमीशन की ऑटोमेटिकली तैयारी होती रहती थी। और अगर मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूं, आपके पास आईईएस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एक होता है, वो भी क्लास 1 ऑफिसर होता है, उसकी तैयारी या उसका सिलेबस ऑलमोस्ट मैच कर जाएगा। हालांकि इसमें कुछ साइंस वाली चीजें एक्स्ट्रा आती हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मैच कर जाएगा, बहुत हद तक मैच कर जाएगा। स्टेट पीएससी इंजीनियर वाले नहीं, असिस्टेंट इंजीनियर वाले नहीं, स्टेट पीएससी वो आरएएस वाले, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या यूपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उनके मैच कर जाएंगे। असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है सीआरपीएफ वगैरह में, उसका मैच कर जाएगा। सीजीएल का मैच कर जाएगा, ऑल्दो सीजीएल क्लास 1 पोस्ट नहीं है। डबलएयू के कुछ एग्जाम्स होते हैं, डबलएयू भी आपके पास एक गेस्ट ऑफिसर पोस्ट है, उसका मैच कर जाएगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि मैच करने का जो टेंडेंसी है या जो इंटरसेक्शन वाला है वो यहां पे ज्यादा रहता है। मतलब यहां पे गेट, आईएएस, पीएसयू इसका जो टेक्निकल है वो 96% या 95% मैच कर जाएगा, लेकिन यहां वाले का हो सकता है कि 70% ही मैच करे। ठीक है, 24 साल तक वो कह रहे हैं जिंदा ही नहीं रहेंगे, आईएएस को चेयरमैन बना देते हैं। प्रेशर कुकर इज विस्लिंग, ओके, प्रेशर कुकर ऐसे विसल करता है, मेरे को लगता है पता नहीं आज चिकन विकन क्या बन रहा है। अभी आप लोगों को भी आवाज आई होगी ना, एक बच्चा लिख रहा है प्रेशर कुकर इज विस्लिंग, कि आज पता नहीं क्या चिकन विकन क्या बनेगा, फिर वहां जाके देखते हैं तो टिंडे बनते हैं। ठीक है, वो उल्टा चिढ़ाते और हैं बाहर सिटी पे जाके। मेरा जो स्टूडियो एकदम किचन के बगल में ही है, चिढ़ाते और सिटी बज रही है, सिटी बज रही है, आज तो कटा है मुर्गा, फिर वहां टिंडे ही बने। ओके, अब मैं आपके पास थोड़ा सा कट ऑफ की बात कर दूं। ठीक है, आपके पास यहाँ दोनों में ही इंडियन चाहिए। इस वाले के लिए आपके पास जो एग्जाम चाहिए ना इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आपके पास जो चाहिए वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट चलेगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीबीए, कोई भी चीज चलेगा। ठीक है, यहाँ सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ पे 21 से 30 साल चाहिए, यहाँ पे 21 से 32 साल चाहिए। अच्छा,
इसके बाद अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज आप जब भी 21 से 30 साल के बीच में जितनी बार एग्जाम देना है दो, एज लिमिट के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है चाहे 6 या कुछ ऐसा है, वहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कुछ दिक्कत है कि आप इतने पेपर दे सकते हो। देखिए दोनों ही, क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर है तो दोनों ही यूपीएससी लेंगे। उसके बाद फीस में इतना जाने की जरूरत नहीं है, 100-200। ये भी 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। ये भी 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी स्टेज। ठीक है, सिलेबस वास्ट है यहाँ का सिलेबस सिर्फ आपके पास इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस सिर्फ टेक्निकल है। यहाँ पे आपके पास प्रीलिम्स में एक पेपर होता है जीएस का और एक होता है सी सेट एप्टीट्यूड का। सो सी सेट सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसका मार्क्स आगे जाके काउंट नहीं होगा, लेकिन जीएस पेपर में आपकी इंडिविजुअल कट ऑफ निकलती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ इंजीनियरिंग सर्विस में पहला पेपर जो प्रीलिम्स होगा, वहां पे जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एक पेपर होगा, और एक आपके पास इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का पेपर, सिविल वाला सिविल से दे रहा होगा, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल से दे रहा होगा। मेंस में यहाँ पे 9 पेपर्स होते हैं, जीएस, लैंग्वेज, ऐसे वो सब मिला के। यहाँ पे मेंस में 2 पेपर होंगे। 2 कौन से? जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूं तो आधे सब्जेक्ट एक पेपर में, रिमेनिंग आधे सब्जेक्ट दूसरे पेपर में। जॉब नेचर क्या है? ये पब्लिक डीलिंग वाला काम होगा, यहाँ पे पब्लिक डील से इतना काम नहीं करना है। जॉब नेचर क्या है? इसको पॉलिसी एग्जीक्यूट करनी है। बता दिया कि पुल बनाना है, मेट्रो बनानी है, वो बनाएगा। पर मेट्रो बनानी है या नहीं बनानी है ये कौन बताएगा? सिविल सर्वेंट। रोड क्या बनानी है, रोड का मटेरियल कैसा होना चाहिए ये बताएगा। लेकिन रोड बनानी भी है कि नहीं बनानी है वो सिविल सर्वेंट बताएगा भाई। मेट्रो बनानी भी है कि नहीं बनानी वो ये बताएगा। अच्छा, मेरे को मेट्रो 5 डब्बे वाली बनानी है, 6 डब्बे वाली बनानी है, 7 डब्बे वाली बनानी है, वो टेक्निकल काम है, वो फिर ये वाला आदमी बताएगा। ठीक है, प्रिपरेशन यहाँ पे 7 से 8 महीने में ये से निकाल लोगे भाई, ईमानदारी से बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लंबा समय चाहिए होता है, 10 से 12 समय। एवरेज नंबर ऑफ वैकेंसीज 500 1000, लेकिन वो बहुत ज्यादा चेंज भी होती है आजकल, थोड़ी सी कम भी हो गई है। ओके, रेहान अहमद सर को लाओ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के लिए। ओके, प्रणव लग रहा है मेरे कॉलेज की बात कर रही है। ठीक है, कट ऑफ की बात करूं, ये लेटेस्ट कट ऑफ है भाई आपके पास 2021 की, लेटेस्ट है। 22 का एग्जाम नहीं हुआ है अभी। ठीक है, उसके कट ऑफ नहीं है आपके पास। 21 का आपके पास 500 में से 249, सिविल की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में 10-15% का वेरिएशन है, और 1300 में से 804, 1300 में से 804। और यहाँ पे कट ऑफ आपके पास ये है, प्रीलिम्स के लिए इतनी, मेंस के लिए इतनी, और फाइनल इतनी। 2025 या 2050 में से 944 मार्क्स, ये आपके पास कट ऑफ है। ठीक है, तो दोस्तों टेलीग्राम पर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल बाय अभिनव सर पर। एक बार सारे के सारे बच्चों को मैं एक बार टेलीग्राम लिंक फिर से दे देता हूँ। सिविल बाय अभिनव सर पर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी क्लास के लिंक्स होंगे, जितनी भी पीडीएफ्स होंगी, जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाला हूँगा, वो सबका पीडीएफ मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा, वो सबका पीडीएफ मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक आज ही 10:30 PM पर वापस मैं आऊँगा यूट्यूब पर, और एक ट्रिक बताने वाला हूँ। छोटा सा सेशन होगा जहाँ पे मैं फ्लो प्रोफाइल का एक ट्रिक बताऊंगा। ओके, जोशी सर का भी कल एक सेशन है जहाँ पे ऊंची बिल्डिंग के बारे में बताएंगे, लॉन्ग बिल्डिंग्स के ऊपर। ये शायद 8 PM पर होगा। और 9 PM पर क्या होगा? 9 PM पर वो लॉन्च होगा, जिसमें मैं और चंदन सर आएंगे आपके पास और बताएंगे कि 50 मार्क्स सीरीज में किस तरीके से आपकी हेल्प हो पाएगी, और नेक्स्ट 200 डेज का प्लान भी। दोस्तों सेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, यू आर सच अ नाइस क्लास, थैंक यू फॉर सच अ नाइस क्लास। आईएएस होता है, बिल्कुल आईएएस होता है। मैंने सब पहले ही आपको बता दिया क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, आप समझ जाइए। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता हूं बहुत ईमानदारी से कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट आना उसके प्रोपोर्शनल होगा। सिविल सर्विस में ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मेहनत करने वाले का भी हो जाएगा, लेकिन सिविल सर्विस में कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत आपने सही डायरेक्शन में नहीं करी, तो हो सकता है आंसर राइटिंग तो आंसर तो सीख लिया सबका, लेकिन आंसर राइटिंग स्किल नहीं सीखी, हो सकता है सिविल सर्विस में आप रह जाओ। और इंजीनियरिंग सर्विस में सिर्फ कॉन्सेप्ट आते हैं, मतलब श्योर शॉर्ट हो कि सिलेक्शन होना है, लेकिन यहां पर सिर्फ आंसर आने से सिविल सर्विस से आप शेयर शॉर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे आंसर के साथ साथ उसकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे भी अच्छा होना चाहिए। बस सिविल सर्वेंट वाला जो बंदा होगा, जो क्लियर होकर आएगा ना, वो सब चीज में अच्छा होगा, वो करंट अफेयर्स में भी अच्छा होगा, वो जीएस में भी अच्छा होगा, वो वे ऑफ डिलीवरी में भी अच्छा होगा, वो अपनी बातों के कहने के फ्लो में भी अच्छा होगा कि किस बात को पहले कहना है, किसको बाद में कहना है, कितना पूर्ण विराम देना है, कितना आपको हल्का सा विराम देना है, वो सब कुछ पता होगा। ओवरऑल पर्सनैलिटी होगी सिविल सर्विस वाले की। ये वाले बंदा इंजीनियरिंग सर्विस वाला सिर्फ टेक्निकल का काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिविल ऑप्शनल आजकल बहुत चलने लग गया है। सिविल ऑप्शनल या सिविल नहीं, कोई भी ऑप्शनल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आजकल बहुत चलने लग गया है। तो दोस्तों बिल्कुल एक और काम, अगर मैं आप देखो, मैं हालांकि मैंने कहा था कि मैं राय नहीं देना चाहता हूं, स्टिल अगर आप मेरे से राय पूछो तो मैक्सिमम बच्चों के लिए, मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, आप आईईएस की तैयारी करके या पीएसयू की तैयारी करके एक चीज आप ले लो, सिक्योर कर लो अपना जॉब,
उसके बाद आप फिर, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छा पोजीशन ले चुके हो क्लास 1 ऑफिसर, गेस्ट ऑफिसर का, फिर आप आईएएस का तैयारी कर सकते हो, तो प्रेशर नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आईएएस आपका पहले या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं निकले और शुरुआत में ही आप आईएएस की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि 1 2 3 साल लग जाए, उसके बाद आप पेशेंस लेवल लूज करने लग जाओ और फिर एंड रिजल्ट कुछ हो ही ना। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है ये कि आप आईएएस, पीएसयू, स्टेट सर्विस का एक जॉब लेकर आप सिक्योर कर लो अपनी लाइफ, उसके बाद आईएएस की तैयारी कर सकते हो। लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा है जिसका ऑलरेडी बहुत अच्छा बिजनेस है घर में, जिसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, या कोई दूसरा बच्चा है जो शुरुआत से ही जीएस वगैरह उसका बहुत अच्छा था, उसका आंसर राइटिंग स्किल अच्छा था, उसको ऐसे बहुत अच्छा था, वो शुरुआत से ही कॉन्फिडेंट है, ऑल्दो उसके पास श्योरिटी नहीं भी है, तो डायरेक्ट भी वहां जा सकता है। यहां डायरेक्ट कौन जा सकता है तैयारी करने, वापस बोल रहा हूं, या तो जिसके पास एक सॉलिड बैकग्राउंड है, जिसको ये सब चीज की जरूरत चाहिए ही नहीं है, सॉलिड बैकग्राउंड है, मतलब बिजनेस है अच्छा खासा, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड बैकग्राउंड है, या जिसका सॉलिड बैकग्राउंड है एजुकेशन का, कि उसको ऐसे आंसर राइटिंग स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, उसको हल्का सा एक फिनिशिंग टच चाहिए, वो क्लियर कर जाएगा 1 या 2 साल में, वो डायरेक्ट कहां जा सकता है। अदरवाइज जिसको वो कॉन्फिडेंस नहीं है या जिसको बैकअप चाहिए, वो एक बार ये करके सिलेक्ट हो जाए और उसके बाद मैं आईएएस में, फिर कहेगा सर मैं यहाँ क्यों जाऊँ यहाँ के लिए, तो आप यहाँ सिविल ऑप्शन ले सकते हैं ना, आजकल सिविल का स्केल अच्छा चल रहा है, मतलब वहाँ पे भी अच्छे मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, कैसा लगा सेशन यार, सब कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा लगा सेशन, एक बार सब कमेंट बॉक्स में बता देना यार। और भी आपके कोई डाउट होंगे तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट यू देयर। युवराज थैंक यू। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई डाउट होगा तो मेरे से आप टेलीग्राम पर सिविल बाय अभिनव सर पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू ऑल।